सीधा उस पर। हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी लोग और क्लास को एक बार शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, साथ के साथ लाइक भी करेंगे हमारी क्लास को। ठीक है, ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं तो मोटिवेशन आता है आपके टीचर को, कोई भी हो। तो सब्सक्राइब भी करेंगे और दिवाली कैसी रही आप सबकी ये बता भी देंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन है वो बहुत ज़बरदस्त सेशन है। ज़बरदस्त इसलिए कि क्योंकि मैंने इस क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चंस के जवाब जानते होंगे या उनके जवाब आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उन क्वेश्चंस को समझाऊंगा आज आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के आप लोग देखेंगे। आप लोग एक प्रैक्टिस सेट बना लेंगे जिस पे नंबर लिखे होंगे क्वेश्चंस के, और उनके जवाब देंगे आप लोग। ठीक है, उनके जवाब देंगे आप सभी लोग। तो हम लोग चलते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप सभी लोग देखोगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें भी हमारा ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन रहेगा, क्योंकि जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है उसके बारे में हमें क्वेश्चंस भी आने चाहिए। जब हम एग्जाम में बैठे हों तो किस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इससे ये पता पड़ेगा कि आपने अब तक कितना सीखा, किसके बारे में, इस क्लास के बारे में या पॉलिटी के बारे में। ठीक है, कितना आपको ज्ञान है पॉलिटी के बारे में। तो ये आपकी आज नॉलेज चेक होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, बट कोई बात नहीं। चलिए, आप लोग उम्मीद है मैनेज कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन लगाने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं शायद पहली ही क्लास इस प्रकार से क्वेश्चन लगा के ले रहा हूँ, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा सीधा सीधा सीधा, और ये हो चुका है, हमने सफलता प्राप्त करी है ना। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन है पहला। आप लोग शायद पढ़ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन है पहला आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इनमें से कौन सा अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हटा दिया गया। तो आप सभी लोग इसके जवाब दे रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ लोग संवैधानिक उपचार, कुछ लोग संपत्ति का अधिकार, या फिर कुछ लोग धर्म की स्वतंत्रता। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपकी थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपकी थी, क्या थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपकी अभी भी है, ये आपकी अभी भी है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ई में, वहाँ पर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी आपको वहाँ पर मिली हुई है। संवैधानिक उपचार, ये आर्टिकल 32 में है अभी भी आपके पास संवैधानिक उपचार। संपत्ति के अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ द आंसर। यही क्या हमारा, इट इज़ द आंसर, यही हमारा आंसर है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था हमारे पास ये आर्टिकल 31 में था। किस में था? ये आर्टिकल 31 में था, अर्थात आर्टिकल हमारे पास 31 में संपत्ति का अधिकार था, और 19 के फर्स्ट के एफ में भी इसी प्रकार का हमारे पास एक अधिकार था। तो इसको हटा के हमारा क्या कर दिया गया, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। इसको क्या बनाया गया? लीगल राइट बनाया गया, अर्थात इसको, हाँ, लीगल राइट अर्थात इसको विधिक अधिकार बना दिया गया हमारे देश में। लीगल राइट बनाया गया अर्थात इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बनाया गया? विधिक अधिकार। और वर्तमान में इसकी स्थिति की अगर हम लोग बात करें, विधिक अधिकार, वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? मौलिक अधिकार से तो हटा दिया गया, लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में बचा या नहीं बचा? तब हम अगर देखेंगे तो फिर हो जाएगा ये आर्टिकल 300 में। कहाँ पर? ये आर्टिकल 300 में आज भी है, लेकिन वहाँ पर ये कानूनी अधिकार है, हमारा लीगल राइट है, या फिर कहेंगे ये विधिक अधिकार है, ये विधिक अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है हमारे मूल अधिकार की सूची से। है क्या? धर्म की स्वतंत्रता अब भी है। 25-26 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता ही तो है, धर्म की आज़ादी तो है हमारे पास, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं।
आर्टिकल 25-26 में हमें इसी प्रकार की आज़ादी मिली हुई है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जाता है, चाहे किसी भी स्तर पर पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, हाँ बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा, क्योंकि आप सभी लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं आप सभी लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाँ दूसरा पूछ रहा है केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि, ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर क्वेश्चन है, ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, आपने जवाब देना है इसका अगर आपको आता है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए खड़ा हूँ और आज मुझे समझाना था ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैंने टफ क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि केशवानंद भारती, क्या पूछ रहा है? केशवानंद भारतीय केस का महत्व किस लिए है? केशवानंद भारतीय केस का महत्व किस लिए है या इसलिए है? तो आपको बताना है ऑप्शंस पढ़ के कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। जो केशवानंद भारतीय मामला था ये आया हमारा कब? ये आया हमारा केशवानंद भारतीय मामला आया हमारा 1973 में, 1973 में इस पर फैसला आया। इसमें लगभग 68 दिनों तक सुनवाई चली। ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। ये केस कहाँ पर था? सुप्रीम कोर्ट में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला था। इस पर 13 जजों की पीठ बनाई गई थी, क्योंकि इसको संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने थे, इसीलिए बड़ी पीठ बनाई गई। गोलकनाथ से बड़ी पीठ यहाँ बनाई गई, 11 न्यायाधीशों की गोलकनाथ में थी, यहाँ पर 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1973 में इस पर फैसला आया। 1973 में इस केस पर फैसला आया। हाँ जी, 1973 में इस पर फैसला आया, 1973 में इस पर फैसला आया, ठीक है, 1973 में। और क्या बताया? पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। तीसरा है उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो, संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया ऐसा भी नहीं था, उपर्युक्त में से कोई नहीं ऐसा भी नहीं था। हमारा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो हमारा केशवानंद भारतीय मामला था, क्या था? केशवानंद भारतीय मामला था। इसमें यह कहा गया कि हम संविधान के मूल स्ट्रक्चर को बचा के, संविधान के मूल स्ट्रक्चर को बचा के, अर्थात संविधान का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको बचा के हम उसमें अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कौन? संसद। संसद अगर संविधान के ओरिजिनल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करती है और उस छेड़छाड़ को छोड़ के अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो संसद हमारी कर सकती है। इस बारे में उन्होंने स्पष्ट किया। अब जो मूल स्ट्रक्चर था वो था हमारे संविधान की विशेषताएं, जैसे कि भारत का संघीय सरकार। अब भारत के संघीय ढांचे को आप खत्म नहीं कर सकते, भारत की धर्मनिरपेक्षता इसको आप खत्म नहीं कर सकते, भारत की अखंडता और एकता इसको आप खत्म नहीं कर सकते, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये थी हमारे संविधान की कुछ मूल विशेषताएं। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि आप इस संघीय ढांचे को, अर्थात इस मूल ढांचे को छोड़कर अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे मौलिक अधिकारों में ही क्यों न हो, आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि ये मूल विशेषताएं हैं, आप इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकंड का बी। सेकंड का क्या हो जाएगा? बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन एक और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन एक और जबरदस्त है।
दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। भारत में इनमें से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा, 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। 42वां, 44वां, 42वां, 44वां, 46वां या फिर 50वां। बात करें हम लोग 42वें संविधान संशोधन की, किसकी, 42वें संविधान संशोधन की और 44वें संविधान संशोधन की। इन्हीं दो ऑप्शंस में लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में इतने सारे परिवर्तन कर दिए थे उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने, क्योंकि ज़्यादातर जो संविधान संशोधन होता है उसमें खैर विपक्ष की भी भूमिका होती है, लेकिन अगर सरकार मजबूत होती है अर्थात सरकार की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है तो आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो जब 42वां संविधान संशोधन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 42वें संविधान संशोधन किया गया तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1976 में ये संविधान संशोधन किया गया और इसके माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए। क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, एक एक परिवर्तन मैंने आपको बताया था जब हम प्रमुख संविधान संशोधन देख रहे थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से जाके उस क्लास को देखना है, फिर वहाँ से जो नोट्स बनाए थे उनको पढ़ना। तो इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को हमारे देश में मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाद की सरकारों को या बाद की जो संसद चुन के आई, लोकसभा चुन के आई, उनको इनमें से कुछ चीज़ों में लगा कि इनमें परिवर्तन ज़रूरी है तो वो बदल दी गई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, अर्थात जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। हालांकि कहते हैं हम लोग किसको, 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं इसको, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, राइट आंसर होगा हमारा थर्ड का ए। क्या हो जाएगा, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 42वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन को हमारे देश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात छोटा संविधान या फिर लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। क्या है, फोर्थ है आपकी स्क्रीन पर और फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फोर्थ पूछ रहा है आपसे, एक मिनट, चलिए अगला नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में अगर हम संशोधन की बात कर रहे थे ना, जैसे देख रहे थे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, अब उसी के एक स्टेप आगे जाके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान में, सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तब आप इसके जवाब नहीं दे पाते तो फिर सोचने वाली थोड़ी सी बात है। ठीक है, तब आपको इसके जवाब सभी के देने चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, अर्थात हमें अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो जो बिल हम तैयार करेंगे वो उसको हम किस में रखेंगे, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो क्या पूछ रहा है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर हम ला सकते हैं, डी की जगह हो सकता था कि दोनों में ला सकते हैं। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में या फिर दोनों में या फिर राज्यों की विधानसभाओं में भी ला सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि भारत के संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना हो, क्या करना हो, भारत के संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना हो और तब आप कोई बिल लाना चाहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक जो लाना चाहते हैं आप, तो संविधान संशोधन विधेयक आप कहाँ ला सकते हैं, आप ला सकते हैं लोकसभा में। कहाँ ला सकते हैं, थोड़ा सा इसको, हाँ, आप ला सकते हैं लोकसभा में। कहाँ ला सकते हैं, लोकसभा में भारत के संविधान
के संशोधन से संबंधित बिल ला सकते हैं। साथ के साथ अगर आप लाना चाहते हैं इस बिल को तो आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं। कहाँ पे ला सकते हैं? राज्यसभा में भी ला सकते हैं। अर्थात भारत के संविधान के संशोधन से संबंधित बिल आपके लोकसभा में, मतलब लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस में लाया जा सकता है संविधान के संशोधन से संबंधित बिल। साधारण बिल जो भी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण बिल अर्थात ऑर्डिनरी बिल को भी हम दोनों में से किसी एक सदन में ला सकते हैं। बट जब मनी बिल अर्थात धन विधेयक, मनी बिल अर्थात धन विधेयक लाने की बात होगी तो हम धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा, ये भी सही नहीं होगा, केवल राज्यसभा, ये भी सही नहीं होगा, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हम अगर लाना चाहें तो या तो लोकसभा में लाएं या फिर राज्यसभा में इसको लेके आ जाएं। कहाँ पर ला सकते हैं हम? या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में ला सकते हैं हम कोई भी संविधान संशोधन बिल, कोई भी संविधान संशोधन बिल। और जब हमें लाना पड़ता है तो एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है, और ये प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में लिखी हुई है। कहाँ पर? आर्टिकल 368 में लिखी हुई है। 2-3 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट क्लास है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, हाँ, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन। हाँ, 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। भाई अभी बताया इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब भी गलत दोगे तो फिर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी तो मैंने कराया इस क्वेश्चन का जवाब। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, अर्थात संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। देखो, परिवर्तन संसार का नियम है, ये एक कहावत है, ये एक कहावत है। तब तो जब हमारे संविधान के जो निर्माता थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने संविधान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि अगर ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर तो संविधान में परिवर्तन किया जा सके, संविधान में परिवर्तन किया जा सके। तो इसी के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, और इस व्यवस्था को कहाँ से लिया? उन्होंने लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अर्थात फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन इसको जगह कहाँ पर दी, ये पूछ रहा है आपसे, कौन से आर्टिकल में इस व्यवस्था को उन्होंने रखा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 368। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 368 में उन्होंने जगह दी। आर्टिकल 368, अगर भाग पूछ ले कभी तो भाग हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा? भाग 20 आर्टिकल 368। कौन सा हो जाएगा? भाग 20 में जगह दी और आर्टिकल 368 में जगह दी। भाग 20 में एकमात्र आर्टिकल है जिसका नाम 368 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है आपसे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। देखो, भारत का जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन या इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, भारत के संविधान में कितने प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजंस अर्थात आपातकालीन प्रावधान है। तो पूछ रहा है 2, 3, 4 या 1। तो आपको बताना है कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बता रहे होंगे कि 2, बल्कि बता रहे हैं कि 2, 3, 4 या 1। तो आपको बताना है क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 3। क्या हो जाएगा? 3। 3 प्रकार का आपातकाल हमारे यहाँ पर है। अब कौन कौन से 3 प्रकार, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से 3 प्रकार। देखो, 3 प्रकार हैं आपके। क्या? पहला प्रकार है आपका क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। पहला प्रकार है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। पहला प्रकार क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसे आप कहते हैं नेशनल इमरजेंसी।
है ना, इसे कहते हैं आप नेशनल इमरजेंसी। दूसरा आपातकाल है आपका राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भी एक प्रकार का आपातकाल होता है। इमरजेंसी पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। 18वें भाग में है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। दूसरे हमारे पास राष्ट्रपति शासन जो कि भारत के राज्यों में, विभिन्न राज्यों में लगाया जा सकता है, इसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे प्रकार का आपातकाल है, प्रेसिडेंट रूल। अब बात आती है तीसरे प्रकार कौन सा है, तो तीसरा प्रकार है, ये याद रखेंगे कि जो तीसरा प्रकार है ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि कहाँ से लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वित्तीय आपातकाल क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल, अर्थात जिसे आप कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल अर्थात जिसे आप कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकाल की बात की गई है। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है, तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भी 3 प्रकार का होता है, क्या राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी भी 3 प्रकार का होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये 3 आधारों पर, 3 बेसिस पर लगाया जाता है। एक हमारा अगर किसी के साथ युद्ध हो जाए अर्थात वॉर हो जाए, एक कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दे अर्थात आक्रमण हो जाए हम पर, तीसरा अगर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए अर्थात आर्म्ड रिबिलियन हो जाए। तो इन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसको लगाने का आधार होता है कि अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम गड़बड़ा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम राज्यों में गड़बड़ा जाए, राज्यों की सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होती है वो ठीक से काम नहीं करें, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा वित्तीय आपातकाल, जब भारत की साख अर्थात क्रेडिट ऑफ इंडिया खतरे में हो, भारत की साख, वित्तीय साख, फाइनेंशियल क्रेडिट, भारत की वित्तीय साख जब खतरे में अर्थात अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जब साख में बढ़ती घटती है, तो सरकार चिंतित हो जाती है कि देश की साख को बचाए रखना है, और इसी देश की साख को बचाए रखने के लिए देश में वित्तीय आपातकाल अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगाई जा सकती है। लेकिन एक भी बार ये लगाई नहीं गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या, चलिए हाँ ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, देखो अभी जिसके बारे में मैंने बात की बहुत विस्तार से, बहुत कुछ बताया पिछले क्वेश्चन में, और इस बार भी इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्या है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस आधार पर की जा सकती है। संवैधानिक मशीनरी की विफलता। देखो अब आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत दम है इस क्वेश्चन में, खासकर तब है जब आप सीधे स्क्रीन से इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे एनटीपीसी के एग्जाम में बैठ के या फिर किसी और एग्जाम में बैठ के, और आपके पास सोचने समझने का मौका ही नहीं होगा, ऊपर से प्रेशर हो रहा होगा आपके ऊपर, पसीना अलग आ रहा होगा डर की वजह से कि यार 1 साल तैयारी करी हमने एनटीपीसी की, अब क्या होगा अगर इसमें फेल हो गए तो, दूसरे लोग तो कर जाएंगे लेकिन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की अब सोच चल रही होगी ना, फिर आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप पक्का गलत करेंगे, पूरी 1 साल की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो याद करिए, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किस आधारों पर की जा सकती है। देखो गलती आप कर भी रहे हैं, अभी कर भी रहे हैं गलती। संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर, आक्रमण पर अर्थात आंतरिक या फिर आंतरिक अशांति पर। चौथा इसमें ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन डाल देता हूं मैं कुछ भी, चलिए 3 ही ऑप्शन रहने दो, 3 में से बताओ, आपके लिए इजी हो जाता है, चौथा डालूंगा तो फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अगर हम लोग देखें पहला है हमारी स्क्रीन पर क्या, संवैधानिक मशीनरी की विफलता। देखो संवैधानिक मशीनरी की विफलता अभी बताया मैंने, इस आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, न कि देश में आपातकाल, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा है आक्रमण, ये राइट आंसर होगा, अभी बताया था कि कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है हम पर, एक्सटर्नल अटैक हो जाता है, क्या हो जाता है हम पर कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाता है, कोई दूसरा देश हम पर हमला कर देता है, जैसे कि 62 में चाइना ने किया, 65 में पाकिस्तान ने किया, तो हमने क्या कर दिया, नेशनल इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हमने लगा दी। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या, हाँ 65 में तो खैर नहीं लगी, 65 में इसलिए नहीं लगी क्योंकि 65 में पहले से लगी थी हमारे देश में, ठीक है। 62 वाली इमरजेंसी खत्म नहीं हुई थी, वही 68 में आके खत्म हुई थी, लगभग 6 सालों तक 62 वाली चलती रही थी। तो 71 में लगाई हमने,
ठीक है। 71 में भी तो हमला किया था पाकिस्तान ने, उसके साथ हमारा युद्ध हुआ, तो 62 में लगाई, फिर 71 में लगाई, ठीक है। मैं हमले की बात कर रहा था 65 की, वहाँ पर इमरजेंसी नहीं लगाई थी, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आक्रमण के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई जा सकती थी, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था कि आंतरिक अशांति आप किसको कहेंगे। इसकी जगह पर अब शब्द रख दिया गया है आर्म्ड रिबिलियन या सशस्त्र विद्रोह। जब देश में कोई भी आर्म्ड रिबिलियन होगा, अर्थात लोग जब हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो ही देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। राइट आंसर बी हो जाएगा, एक्सटर्नल अटैक या बाह्य आक्रमण। एक्सटर्नल अटैक या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही देश में इमरजेंसी लग सकती है, इन 3 आधारों में से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा दम थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, मैं अभी बताता हूं आपको क्या है, ठीक है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट मिल चुका है आपका, अगला मिल चुका है आपका। अगला जब मिल चुका है तो फिर अब आपको खुश होना चाहिए, अगला क्वेश्चन मिल चुका है मुझे, अगला मिल चुका भाई, ठीक है। बस लगा भी दिया मैंने। अब पढ़ो, आप पढ़ो और समझो क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि भारत में पहली बार, क्या पूछ रहा है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई। भारत लोक सेवा आयोग का क्या होता है, भारत की बात कर रहा है ना, किसी राज्य की बात तो नहीं कर रहा ना। जब भारत की बात कर रहा है तो संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है, अर्थात वर्तमान में जो यूपीएससी आपकी क्या है, वर्तमान में जो आपकी यूपीएससी है, उस यूपीएससी की बात कर रहा है। तो वही बताना आपको, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई, वो अधिनियम कौन सा था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर जो यूपीएससी का गठन हुआ था सबसे पहली बार, वो हुआ था 1 अक्टूबर, कब हुआ था, 1 अक्टूबर, हाँ जी, 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को भारत में यूपीएससी का गठन हुआ था दिल्ली में। लेकिन इसके लिए कौन सा हो जाएगा, अब 1892, 1909, 1919 या फिर 1935। 1935 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1926 में हो गया। 1909 में अगर होता तो फिर 1926 तक नहीं टाला जा सकता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस 1919 के एक्ट के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण काम किए गए। वो ये थे कि भारत में सिविल सेवाओं की परीक्षा का आयोजन शुरू कर दिया गया, और दूसरा महत्वपूर्ण काम था कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई 1926 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और आगे है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट, ठीक है। आगे है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट, आपका इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन एक आपका इंतजार कर रहा है। चलिए पढ़िए और इसका जवाब दीजिए फिर। हाँ, पढ़िए क्वेश्चन को और फिर इसका जवाब दीजिए। पूछ रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी वर्तमान में कौन है, अरविंद सक्सेना। वर्तमान में कौन है, अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन हैं। और यूपीएससी का गठन कैसे होता है, आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 ही यूपीएससी के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक, अभी बताते हैं। तो आपको बताना है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी यूपीएससी की, तो शीला दीक्षित। 1998 में सुषमा स्वराज के अगेंस्ट खड़े होकर उनको हरा के दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी थी पहली बार, ठीक है। तो आगे आपको ये बताना है कि लगभग 15 सालों तक अर्थात 3 बार दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही थी अरविंद केजरीवाल से पहले वही दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था, इसकी चेयरमैन का, महिला अध्यक्ष या चेयरमैन का नाम क्या था। तो आपको बताना है शीला दीक्षित, रोज मैथ्यू, बीड़ा मजूमदार या फिर मार्गरेट अल्वा। तो आप सभी लोग कुछ भी बता रहे होंगे, कुछ भी बता रहे हैं, मतलब कुछ लोग सही आंसर भी दे रहे होंगे और कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, ठीक है। तो कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोज मैथ्यू। क्या हो जाएगा, रोज मैथ्यू। रोज मैथ्यू 1992 के आसपास यूपीएससी की महिला चेयरमैन थी। क्या थी, यूपीएससी की ये महिला चेयरमैन थी, हाँ जी।
हाँ, रोज मैथ्यू, बिल्कुल ठीक, रोज मैथ्यू 1992 1992, रोज मिलियन मैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला चेयरमैन थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। वैसे टाइम तो आपका हो गया, बट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। आगे आपके स्क्रीन पर, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भाई देखो, संसद राज्य सूची के विषय पर अभी कल परसों कराया था, 4-5 दिन पहले कराया था, जब हम राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे थे। अब कौन से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये कौन से आर्टिकल के माध्यम से संसद को शक्ति मिलती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 249 के माध्यम से ये भारत की राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर होती है। किसके पास? भारत की संसद की राज्यसभा, जो कि ऊपरी सदन होता है या उच्च सदन या अपर हाउस हम जैसे कहते हैं। तो भारत की राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। इस अपर हाउस के पास एक विशेष या स्पेशल पावर होती है, वो ये होती है कि राज्यों की राज्य सूची पर विषयों पर, राज्यों की राज्य सूची होती है, उसके जो विषय होते हैं, कितने विषय हैं वर्तमान में? लगभग 62 विषय के आसपास राज्य सूची में विषय हैं। तो इन विषयों में से किसी एक को वो अपने विशेष बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय बना सकती है इनमें से किसी एक विषय को। और जब नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय हो जाता है तो नेचुरल ये है कि या प्राकृतिक कहें तो ये मानना चाहिए हम लोगों ने कि अगर कोई देश हित का विषय है, नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, तो उस पर शक्ति बनाने का, उस पर कोई भी विधि बनाने का, कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होनी चाहिए। अर्थात ये संसद के पास शक्ति, कानून बनाने की शक्ति आ जाती है। तो आर्टिकल 249 के माध्यम से राज्यसभा किसी भी विषय को नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय घोषित कर सकती है, ये इसके पास शक्ति होती है। और जैसे ही यह विषय नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय घोषित कर दिया जाएगा तो संसद के पास एक शक्ति आ जाती है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना पाए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आर्टिकल 249, ठीक है, आर्टिकल 249। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी, ठीक है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब गठित की गई? भारत में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब गठित की गई? तो आपने बताना है कब गठित भारत में की गई, ठीक है, कब गठित की गई? 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 6 अगस्त 1951 को, 6 अगस्त 1952 को। जो मुझे लगता है आंसर सही होगा हमारा 6 अगस्त 1952। क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1952 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6 अगस्त 1952, क्योंकि 6 अगस्त 1952 नीचे वाला है, डी इज द राइट आंसर। 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। भारत में एनडीसी की स्थापना की गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई भारत में 6 अगस्त 1952 में। लगभग इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो हुई 8 से 9 नवंबर, 8 और 9 नवंबर 1952 में इसकी पहली मीटिंग हुई। 1952 में इसकी पहली मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी थे। और लगभग उसी समय से जो हमारा क्या होता है, एनडीसी होता है, उसके अध्यक्ष या उसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। तो 8 से 9 नवंबर को इसकी पहली मीटिंग हुई और उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे और ये उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके अध्यक्ष बने पहले, ठीक है। वर्तमान में अगर एनडीसी की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, वैसे तो टाइम हो गया, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, लास्ट होगा आपकी स्क्रीन पर।
हाँ जी। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति, प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? प्रथम, तो ये पहले गठित कब हुई? पहली आपकी नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ और इसके पहले अध्यक्ष बने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसने रिप्लेस किया था योजना आयोग को। किसको? योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया था और योजना आयोग अर्थात प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग को बनाया गया। क्या? उसकी जगह लेने वाला, अर्थात जो राज्यों के लिए या पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो पॉलिसीज़ को क्रिएट करेगी अब वो नीति आयोग करेगी। ठीक है, कौन करेगा? नीति आयोग करेगी। तो इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोग बता रहे होंगे राजीव कुमार। तो राजीव कुमार वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं। क्या हैं? राजीव कुमार इसके वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरविंद पानगड़िया। कौन थे? अरविंद पानगड़िया हमारे, अरविंद पानगड़िया हमारे, हाँ, अरविंद पानगड़िया हमारे क्या थे? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे। ठीक है, 2015 में जब इसका गठन हुआ था। एक और क्वेश्चन आपके लिए, उसका जवाब आप लोग देंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए, वो आपके लिए कमेंट में लिखने के लिए दे रहा हूँ मैं। सभी लोग उसका जवाब ज़रूर देंगे, सभी लोग उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, वो आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का। होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर किसी ने भी नहीं दिया ना फिर समझ लेना, सारे लोगों ने देना। इसका जवाब कंपलसरी है। कंपलसरी, अगर नहीं पता तो सर्च करना, क्योंकि जब आप खुद से सर्च करते हैं चीज़ों को तो वो चीज़ें याद बनी रहेंगी आपको। क्या बनी रहेंगी? याद बनी रहेंगी, याद बनी रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन है सरकारी आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अर्थात सरकारी आयोग की जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिशें थी, वो किसके बारे में इन्होंने सिफारिशें दी थी? सरकारी आयोग। तो आपको बताना है राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध। तो आपको बताना है किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी, या फिर संसद की सदस्यता अर्थात मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, या फिर राजस्व के वितरण से संबंधित थी हमारी सरकारी आयोग। ये आपके लिए होमवर्क का है। इस क्लास को जैसे ही खत्म करेंगे इसका आंसर आप नीचे लिखेंगे, ABCD जो भी होगा आपके हिसाब से सही उसको। ठीक है, तो क्लास को हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू। कल फिर क्लास होगी हमारी, कल फिर क्लास होगी। कल के लिए भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट होगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन कल की क्लास में भी होंगे। तो फिर ख्याल रखेंगे अपना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।